हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस के साथ। क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, और इसके प्रभाव कैसे होते हैं। जैसे आप चार्ज के आसपास का जो रीजन देखते हो, एरिया देखते हो, उसे क्या बोला था हमने? एक फील्ड बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या किया था? ऑब्जर्वेशन किया था और देखा था जैसे जैसे उस बिंदु को आवेश से दूर ले जाया जाएगा वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी है फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते जाएगी? घटते जाएगी। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे क्या होते जा रही थी? घटते जा रही थी। खास करके दो एग्जाम्पल देखे थे, एक सेल देखा था और एक स्फीयर देखा था। सेल मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है गोलीय कोश, खोखले गोले के अंदर, और एक क्या देखा था? ठोस गोला, या जिसको सिर्फ गोला बोल सकते। इन दोनों पर क्या किए थे? कुछ कंडीशन अज्यूम की थी, जैसे गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। ये तीन केस डिस्कस किए थे। सेम उसी में आगे बढ़ते हुए आज दो कंडक्टर लेते हैं, जिसमें से एक होगा क्या? सिलेंडर ही ले लेते हैं, बट एक सिलेंडर कैसा होगा? हॉलो होगा, और एक सिलेंडर लेंगे, कैसा होगा वो सिलेंडर? सॉलिड होगा। सो दो कंडक्टर सेम साइज और शेप सेम है उनका, बस प्रॉपर्टी क्या है? एक हॉलो है और एक कैसा है? एक सॉलिड है। एक हॉलो है और एक कैसा है? सॉलिड है। लेट एक सॉलिड हो गया, एक क्या हो गया? हॉलो हो गया। चार्ज कहां रहता है? कल डिस्कस किया था हमने, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट रहता है? सरफेस पर। जो कंडक्टर होता है उसकी सतह पर उपस्थित होता है आवेश। तो ये आवेश कहां आ गया? कंडक्टर की सतह पर, सरफेस पर। सेम इसमें भी कहां रहेगा? वो सरफेस पर रहेगा। और कल एक कंक्लूजन भी निकाला था, उस कंक्लूजन में देखा था हमने क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो चार्ज होता है आवेश सतह पर वितरित होता है। आवेश का वितरण सबसे ज्यादा कहां होता है? सतह पर, है ना। ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है, बॉडी या कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, उसकी सरफेस पर ही फैला हुआ रहेगा। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां मिलती है? सरफेस पर मिलती है ना, क्योंकि चार्ज कहां प्रेजेंट होता है? सरफेस पर। अब आज की कंडीशन में भी वही कहानी स्टार्ट करेंगे। लेट कि इसके पास क्या एक एक्सेस होता है, किसके पास? सिलेंडर के पास एक एक्सेस होता है। सो दिस वन इज द एक्सेस। एक एक्सेस यहां पर भी ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्सेस। ये दोनों सिलेंडर के एक्सेस हो गए। बीच में कहीं पर क्या आ रहा है? इनका सेंटर पॉइंट आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? सेंटर पॉइंट। सेंटर से इसकी जो सरकमफेरेंस रहेगी, इसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर, जिसको बोला जाएगा बेलन की त्रिज्या। सेम यहां पर भी क्या रहेगा? आर, जिसको बोला जाएगा बेलन की त्रिज्या। दोनों बेलन है, सिलेंडर ही है। कहानी क्या है कि ये कैसा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर है, और ये वाला कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है ना। ठोस बेलन, और ये क्या है? ये है खोखला बेलन। डन। जैसे स्पैर या सेल के लिए पढ़ा था, वैसे ही इन दोनों कंडीशन को भी कंसीडर करते हैं और देखते हैं क्या केस आ रहा है। सो 3 पॉइंट लेने हैं आपको। कौन से 3 पॉइंट? एक आप कहां ले लीजिए? बाहर ले लीजिए, बेलन से बाहर। दूसरा कहां ले लीजिए? सरफेस पे। और तीसरा कहां ले लीजिए? इनसाइड। 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कल। सेम वैसे ही एक बेलन के बाहर, एक उसकी सतह पर, और एक कहां हो जाएगा? अंदर की ओर। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। तीनों को डिस्कस कर रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट कहां पर? आउटसाइड, बाहर की तरफ।
कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी? आउटसाइड मतलब कहां? बेलन के बाहर, उसकी सतह से बाहर, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब समझिएगा यहां पर क्या आता था? चार्ज बाय आर स्क्वायर, और आर क्या होता था? आर होती थी डिस्टेंस, कहां से? उसके केंद्र से बॉडी के सेंटर से लेकर उस पॉइंट की दूरी, बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस। जी हां, बट यहां पर क्या होता है? जो बेलन होता है ये वायर के फॉर्म में होता है, आप आगे चल के यही पढ़ने वाले हो। वायर मतलब क्या? अगर आप वायर को कट करते हो तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, गोल होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसके पास लेंथ है, कैसी लेंथ है? बहुत ज्यादा लेंथ है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पर क्या आता है? एक चार्ज डेंसिटी आती है जिसको क्या बोला जाता है? लैम्डा इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। क्या बोला जाता है? लैम्डा इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई में कितने आवेश उपस्थित है। क्या होता था? रेखीय आवेश घनत्व, बहुत अच्छा नाम था इसका, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा ऑलरेडी किसके बराबर हो रहा है? Q/L के बराबर। तो जैसे ही मैं यहां क्या लिखूंगा? लैम्डा लिखूंगा, वैसे ही नीचे से एक आर कम हो जाएगा और क्या बचेगा? ओनली 1 आर। आर स्क्वायर आता था, बट एक आर को किसने बैलेंस कर दिया? एक आर की डायमेंशन को एल ने बैलेंस कर दिया। तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आर बचा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई आर। डन। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस कंसीडर करते हैं। नाउ कहां पर सेकंड केस में? ऑन सरफेस, ऑन सरफेस आते हैं तो कहां पर आ गए हैं? सतह पर आ गए हैं। सतह पर आ जाओगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप सरफेस पर आ गए हो तो डिस्टेंस इतनी ही लेना है, मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर, और लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा। जी हाँ, बहुत आसान है। क्या? लैम्डा अपॉन आर। आप फिर से एक बार समझ सकते, यहां पर क्या आना चाहिए था? Q/R² आना चाहिए था, बट आप जानते हैं लैम्डा की जगह क्या आ रहा है? लैम्डा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या हो रहा है? इसमें से अगर मैं बाहर कर दूं तो एक चार्ज एक लेंथ इनटू 1/R, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं Q/L की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा। तो इसी को क्या बनाया जा सकता है? लैम्डा बाई आर बनाया जा सकता है। मतलब Q/R² क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई आर। अगर आपको डेरिवेट करना है तो डेरिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जानते हैं आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आप कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन है। थर्ड क्या आती है कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज, तीसरी कंडीशन होती है इस हॉलो सिलेंडर के अंदर। कहां पर? हॉलो सिलेंडर के अंदर, खोखले गोले के, सॉरी बेलन के अंदर, इनसाइड। इनसाइड मतलब आप समझिए कल का ही केस है। अंदर, इनसाइड क्या होता है? देयर इज नो पार्टिकल अवेलेबल इनसाइड द होलो स्फीयर या होलो सिलेंडर। होलो बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। सो चार्ज का इफेक्ट ओनली कहां तक प्रेजेंट रहता है? सरफेस तक, सरफेस से अंदर नहीं जाता। अगर सरफेस से अंदर नहीं जाएगा तो इनसाइड E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। जी हाँ, कल ये बात कंफर्म कर दी थी, बता दी थी आपको कि किसी भी हॉलो बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होगा प्रेजेंट, उसका इफेक्ट नहीं होगा। सो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, कुछ भी इंटेंसिटी नहीं रहेगी।
डन। ये 3 केस हो गए किसके, हॉलो के। नाउ अब टाइम है किसका, सॉलिड सिलेंडर का। तो लेट्स सी सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या कहानी बनती है। इसमें भी 3 केस बनेंगे। कौन से 3 केस है, लेट्स सी। फर्स्ट कहां पर चाहिए, बेलन के बाहर आउटसाइड, आउटसाइड एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए आप, लेट कि 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं। कौन से 3 पॉइंट, एक आउटसाइड ले लिया, ये हो गया P1, एक सरफेस पे ले लिया P2 और एक इसके इनसाइड ले लिया P3। तो अभी P1 की बात हो रही है, मतलब ये डिस्टेंस होगी R। फिर से फॉर्मूला बन जाएगा इसी पैटर्न में, सेम टू सेम, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। जानते हैं एक आर क्यों आ रहा है, क्योंकि लैम्डा में ऑलरेडी इन्वॉल्व है कौन, एक लेंथ की डायमेंशन, इसलिए एक आर कम हो जा रहा है। सेकंड कहां चाहिए आपको, ऑन सरफेस। आप जानते हैं सरफेस पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कहां पर, सतह पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। देखिए त्रिज्या और वही उसकी दूरी है, तो त्रिज्या भी उतनी है और डिस्टेंस भी उतनी है, इसलिए स्मॉल आर की जगह आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, कैपिटल आर। द थर्ड वन कॉल्ड, कहां पर, इनसाइड, अंदर की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, होलो था, अंदर कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं थे, तो चार्ज का इफेक्ट नहीं गया। बट इस केस में ये सॉलिड है, अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कहां जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। बट धीरे धीरे अंदर जाते जाते इफेक्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एट द लास्ट सेंटर पर जाकर, आखिरी में केंद्र पर जाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इनसाइड आएगा E, याद करिए कल का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे रेडियस ही रखते हैं, बट ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, R से मल्टीप्लाई हो जाता है। और R, स्मॉल r किसको बता रहा है, उस बिंदु की दूरी। जैसे जैसे कम होते जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, और नीचे एक R बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप ऊपर R लिख रहे हो। तो ये होता है इनसाइड। अब आप जानते हैं कहां पर, एट सेंटर, कहां की बात हो रही है, एट सेंटर, केंद्र पर, R इक्वल टू कितना हो जाता है, एट सेंटर, केंद्र पर, ये स्मॉल r, ये जो दूरी की बात हो रही है ना, कितनी बचती है, 0 बचती है, इसीलिए E भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये केंद्र वाली कंडीशन तो ना भूले आप, सॉलिड में भी 0 होने की पॉसिबिलिटी, और वो कहां पर है, सेंटर पर, कि सॉलिड के केस में सिर्फ सेंटर पर 0 होगा, जबकि हॉलो में आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए, एनीवेयर, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर E इक्वल टू कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। गॉट इट क्या, तो ये था हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में आता है क्या आपके पास, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या, अनंत लंबाई का चालक लिख सकते हैं आप, है ना, चालक तार। वायर है, कैसा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो वो कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली सिलेंडर ही तो बनेगा, है ना, सॉरी, एग्जैक्टली कैसा बनेगा, सिलेंडर के जैसा ही तो रहेगा, गोल ही तो रहता है, बस उसमें क्या हो जाएगी, लेंथ
कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उस केस में भी इसके आसपास देखिए, अब उसकी रेडियस नहीं कैलकुलेट होगी, आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है, मोटा कम होता है और उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए रेडियस की बात नहीं करेंगे। अब सीधे किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग। सेम फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन आर। जी हाँ, कोई चेंज नहीं, जो बेलन का फॉर्मूला था सेम टू सेम वही रहेगा। हाँ, वापस वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का वायर मतलब सेम सिलेंडर वाली कंडीशन बन रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लैम्डा बाई आर। अब आर क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आर होगा उस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, उस बिंदु की दूरी जहां पर ई कैलकुलेट किया जा रहा है। जी हाँ, इस तार से उस बिंदु की दूरी होगी जिस पर क्या निकाल रहे हैं हम, E। E फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए अगर ये बिंदु P है तो इस बिंदु की जो दूरी होगी वो है R, और R तो स्टार्ट से यही बोला है कि उस जिस भी कंडक्टर की या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसके सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही क्या होता है, R। तो आपको सिंपली इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट होता है क्या, कि किसी रिंग के लिए क्या होगा, किसके लिए, रिंग के लिए क्या कंडीशन होगी। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर किसके लिए, रिंग। कंडक्टर रिंग है एक, क्या है, कंडक्टर रिंग है, हिंदी में इसको बोला जाता है वलय, अदरवाइज रिंग भी लिखा हुआ आ सकता है। तो एक कंडक्टर रिंग है आपके पास, उस रिंग का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी, क्या होगा, ये रिंग होगी और इस रिंग के आसपास क्या होगा, एक पॉइंट होगा इसके एक्सिस पर, रिमेंबर दैट, कहां पर, इसके एक्सिस पर। लेट, ये हो गई रिंग, ये हो गया सेंटर, और इस रिंग के एक्सिस पर जो भी एक्सिस होगा इस पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कैसे करेंगे, तो सिंपल, इसकी रेडियस कितनी होती है, r, और उस बिंदु की दूरी इसके केंद्र से ली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r। उसी के फॉर्म में एक फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या, चार्ज प्रेजेंट है ना उस रिंग के सरकमफेरेंस पर, उसकी परिधि पर जो चार्ज अवेलेबल होगा उसको लिख दीजिए। डन। डिवाइडेड बाय कौन, आर का स्क्वायर। ओके, रेडियस के अकॉर्डिंग भी बताया जा सकता है इसको, है ना, रेडियस के अकॉर्डिंग। आप इसको एक काम कीजिए, यहां के लिए जस्ट x मान लीजिए, है ना, तो मैं r और r बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होगे, x मान लेते हैं अभी के लिए, उसको क्या हो जाएगी, डिस्टेंस x हो जाएगी, है ना, तो उसको यहां लिखा जाएगा क्या, x, और नीचे लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, पावर कितनी, 3/2। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। डन। नए फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो गया है, आप देख सकते इजीली, जैसे मैग्नेटिज्म में आता है सेम, ये सारी चीजें अभी आपको मैग्नेटिज्म में पढ़नी पड़ेगी, फिर से सेम कंडीशन बनती है। हाँ, वहां पर अलग होता है कुछ कॉन्सेप्ट, बट ये जो फॉर्मेशन होते हैं फॉर्मूले के इसी पैटर्न में मिलेंगे। पैटर्न कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अदरवाइज ज्यादा चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्या बचा है, अब ये दोनों हो गए, आखिरी चीज बची है क्या, लेट की आपके पास क्या है, एक प्लेन सीट है, क्या है, एक प्लेन सीट है, प्लेन सीट।
अनंत लंबाई का एक क्या है, समतल चादर है आपके पास। चादर मतलब मेटल का है ना, तो आप चादर मतलब कुछ उल्टी मीनिंग ना निकाले। सीट मतलब मेटल सीट है जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। इस इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैं लिख देता हूं अनंत लंबाई की समतल चादर है ना, प्लेन सीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है। इसके लिए क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान है, बोर्ड पे ध्यान, सिग्मा, क्यों सिग्मा लिख रहा हूं मैं बताऊंगा अभी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब समझिए सिग्मा क्यों यूज किया, बिकॉज ऑफ किसकी कहानी आ गई, अब इस प्लेन सीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इट मींस क्या इसकी सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट होंगे, जी हां। जब आवेशों का वितरण सतह पर होता है तो वहां पर किस प्रकार की डेंसिटी कैलकुलेट होती है, वहां पर डेंसिटी कौन सा घनत्व आता है, तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रिमेंबर चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये किसके लिए है, ओनली फॉर सरफेस। डन, ओके, आई होप क्लियर रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है लिटिल बिट वर्ड में, वो अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आप इजीली कंपेयर करके दोनों को याद रख लोगे एक साथ। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं क्या, ये तो सीट के लिए हो गया ना, अब आवेशित पृष्ठ पर, आवेशित पृष्ठ पर, किसी आवेशित पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, या इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ऑन कंडक्टर सरफेस, है ना, कंडक्टर बोल सकते हैं, चालक के पृष्ठ पर या उसके समीप, इक्वल टू कितना होता है, यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बस इतना याद रखना है, दोनों को एक साथ देखिए, दोनों को जरा, इसमें इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसमें इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मींस इसमें सिर्फ हाफ का अंतर आ रहा है, 1/2 एक्स्ट्रा है। ध्यान से करिएगा, ये किसके केस में यूज होगा, जब अनंत लंबाई की समतल चादर की बात होगी और किसी आवेशित पृष्ठ पर बताना होगा, तो आवेशित पृष्ठ पर कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। डन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ी हमने, पहले तो स्फीयर देख लिए, है ना, सेल देख लिया, उसके बाद सिलेंडर देख लिए, फिर वायर देखा, वायर के बाद फिर रिंग देखी, और रिंग के बाद ये दो केस आपके सामने हैं। एक प्लेन क्या है, सीट है, मेटेलिक बोल सकते हैं, या कंडक्टर सीट है, आवेशित क्या है, आवेशित समतल चादर है, और एक है आपके पास क्या, आवेशित पृष्ठ। इन सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, सब पर। डन, ओके। सिग्मा किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस पर फैला हुआ है ना चार्ज, सिग्मा किस पर फैला हुआ है, सरफेस पर फैला हुआ है, सतह पर है, इसलिए किसका यूज किया है हमने, सिग्मा का यूज किया है। बस सिग्मा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, यूनिट एरिया पर फैला हुआ चार्ज, यूनिट एरिया पर फैला हुआ चार्ज क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। तो क्यू है उसमें, ऐसा नहीं कि चार्ज ही हट गया है, चार्ज के अकॉर्डिंग ही तो इंटेंसिटी बता रहे हैं, है ना। और एरिया, एरिया मतलब आप जानते हैं, फिर उसका क्या करना पड़ेगा आपको,
एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। उससे बेटर सिग्मा डायरेक्ट गिवन रहेगा, आपको सीधा सिग्मा रख दीजिए और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन थी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और क्या बताती है उसके प्रभाव को। जैसे आप चार्ज के पास आओगे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज से दूर जाओगे इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, हिंदी में बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या होती है विद्युत बल रेखाएं? चलिए पढ़ते हैं। ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जो क्या बताती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखना, है ना, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखना या अज्यूम करना किसके थ्रू पॉसिबल होगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू। ये लाइंस बताएगी, जितनी ज्यादा डेंस ये लाइन होगी, जितनी ज्यादा सघन ये रेखाएं होगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या आसान है? बहुत। विद्युत बल रेखाएं क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रबलता को बताती है, कितनी अधिक तीव्र है, कितना स्ट्रॉन्ग है विद्युत क्षेत्र, कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसको डिसाइड करेगी कौन? लाइंस। जितनी ज्यादा लाइंस दिखेगी, है ना, वैसे तो इमेजिनरी है, आप उसको बस इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना मात्र कर सकते हैं, दिखाई आपको नहीं देती, बट एक्चुअल में जब इमेज करेंगे, इसको इमेजिन किया जाएगा, उस केस में क्या होगा? जितनी ज्यादा लाइंस मिलेगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, मतलब विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल, और कम है तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डन। काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। डन। अब होती क्या है, कैसे बनती है, कहां से निकलती है, और उन सारी लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, सभी लाइनों की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें दो चार्ज होंगे मेरे पास, प्लस चार्ज, और एक चार्ज होगा कौन सा? माइनस चार्ज। जी हाँ, एक प्लस चार्ज ले लेते हैं और एक माइनस चार्ज ले लेते हैं। जैसे ही प्लस और माइनस चार्ज को क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे पास में, क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस चार्ज से निकलकर किस में जाने लगेगी? माइनस चार्ज में जाने लगेगी। धनावेश से निकलकर कहां जाने लगेगी? ऋणावेश में जाने लगेगी। ओके, सेम है ना, हर बार कहां से निकलेगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, और किस पर जाकर एंड हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज पर। धनावेश से निकलेगी और किस में चले जाएगी? ऋणावेश में चले जाएगी। अगेन कहां से निकलेगी? प्लस चार्ज से निकलेगी, और कहां चले जाएगी? माइनस चार्ज में चले जाएगी। ऑलवेज यही फिनोमिना देखने को मिलेगा आपको। हर बार कहां से निकल रही है? पॉजिटिव चार्ज से। कहां जा रही है? नेगेटिव चार्ज में जा रही है। डन। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है हमेशा। कहां जाएगी? अंदर जाएगी। इस तरफ से भी आएगी तो अंदर ही आएगी, इस तरफ से आएगी तो भी अंदर ही आएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर। बट निकल कहां से रही है? निकलती हमेशा पॉजिटिव चार्ज से है। तो बाहर जा रही है तो कहां से जा रही है? पॉजिटिव चार्ज से जा रही है। अंदर जा रही तो किसके? नेगेटिव चार्ज के। मतलब एक कंक्लूजन पक्का है कि हमेशा कहां से निकलेगी? धनावेश से, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां एंड हो जाएगी? माइनस चार्ज में जाके एंड हो जाएगी।
डन। धनावेश से निकलेगी और कहां पहुंच जाएगी, ऋणावेश को पहुंच जाएगी। डन। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये जो लाइंस है आपको तो अभी ऐसे कर्व के फॉर्म में दिख रही है, बट एक्चुअल में क्या होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, समांतर है एक दूसरे के। अब सोचिए जरा, अगर एक दूसरे के समांतर है मतलब ऐसे इस तरीके से पैरेलल, तो क्या कभी टक्कर कर पाएंगी ये, नहीं, कभी नहीं टकराती। टकराती नहीं मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मींस एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएगी, हमेशा कैसे होगी, पैरेलल होगी। डन। अगला पॉइंट क्या है कि क्या बनाती है ये, एक ओपन लूप है या क्लोज लूप है। लूप क्या होता है, लूप मतलब पूरा चक्कर ना, गोला जिसको बोलते हैं। तो किस प्रकार का लूप या गोला बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, केस है प्लस चार्ज से निकलना है ना, और माइनस पर एंड हो जाना है। मतलब इसका साइकिल सिर्फ प्लस से लेकर कहां तक जा रहा है, माइनस तक। माइनस से वापस प्लस में नहीं आ रहा है, ऑलवेज। कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आधा ही हो रहा है। आप देखिए इसको, कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ आधा। और आधा चक्कर कंप्लीट हो रहा है मतलब पूरा क्लोज नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है क्या, विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, ओपन लूप बनाएगी। क्या करेगी, ओपन लूप बनाएगी। डन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, क्योंकि समांतर चलती है। कहां से निकलती है, प्लस चार्ज से। क्या बनाती है, ओपन लूप बनाती है। डन। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज। क्या है पहली प्रॉपर्टीज, कहां से निकलती है, धनावेश से निकलती है, तो कहां जाएगी, ऋणावेश की तरफ जाएगी। धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या है कि कैसे चलती है, ऑलवेज पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है मतलब समांतर गति करती है, एक दूसरे के समांतर होगी, प्लस से निकलेगी ऋण में जाएगी, है ना, माइनस में, पैरेलल चलेगी। पैरेलल चल रही है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, ऊपर का पॉइंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि समांतर है इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती। और क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि किसी चालक के अंदर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मतलब इनसाइड कंडक्टर, ये बहुत काम का पॉइंट है, इनसाइड द कंडक्टर there is no line of electric lines of force। मतलब किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए पूरा लिख दिया मैंने, है ना। ऐसे पॉइंट जनरली मिस हो जाते। क्या, किसी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होती है। कहां चलती है, वो केवल चालक के बाहर, किसी कंडक्टर के आउटसाइड देखने को मिलेगी आपको, उसके अंदर कभी नहीं होती है। अगर अंदर होती तो फिर क्या बन जाता, क्लोज लूप बन जाता है। जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेट में
जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो मैग्नेट के अंदर भी चलती है, इसलिए पूरा क्लोज लूप बनता है ना, पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। बट चार्ज के केस में ऐसा कुछ नहीं है। डन। नेक्स्ट, ये जब भी किसी कंडक्टर से निकलेगी तो कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। मतलब लंबवत। किसी चालक सतह के, है ना, कंडक्टर सरफेस के हमेशा कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। एक दूसरे के तो समांतर है, बट वो जो सरफेस है उस पर से कैसे निकल रही है? तो लाइक ये सरफेस है तो इस पर से कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ। ओके क्या? डन। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? विद्युत बल रेखाओं की, जिससे क्या पता लगाया जाता है? फील्ड की इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस एक रेगुलर ऑर्डर में है, एक दूसरे के पैरेलल है, इनकी संख्या ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो ये क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएंगे वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, एक समान, समान दूरी पर है ना, पैरेलल तो है बट समान दूरी पर है। दूरी का मतलब समझ रहे? दूरी मतलब वो जो एक के बीच की, दो के बीच की, फर्स्ट टू के बीच की डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर थर्ड आएगा, फिर सेम डिस्टेंस पर फोर्थ आएगा। तो ऐसी उनके बीच की दूरियां भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उस केस में कैसा विद्युत क्षेत्र बनेगा? एक समान। और कहीं पर विद्युत बल रेखाएं क्लोज हो गई, कहीं पर दूर हो गई, मतलब कैसा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। कैसा विद्युत क्षेत्र बन जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, या उसी को बोलते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। एक समान कब? जब उन बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है या उनकी संख्या है एक जैसी रहे, और अगर संख्या बदल जाए या फिर उनके बीच की दूरियां बदल जाए, तो दोनों केस में क्या होगा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, है ना। नॉन यूनिफॉर्म बोल दीजिए या वेरिएबल बोल दीजिए, एक ही बात होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, इनसे क्या होता है, और खास करके इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ये सारी जो पढ़ी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, पैरेलल चलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है, हमेशा सतह के लंबवत निकलती है, और कंडक्टर के अंदर इनका कोई वजूद नहीं है, बस कंडक्टर के बाहर होती है। डन। यूनिफॉर्म कब कहलाएगा? जब समान संख्या और समान दूरी होगी तब। और असमान संख्या मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है? बदल रही है, बार बार बदल रही है। ऊपर से उनके बीच की दूरियां कहीं क्लोज है, कहीं बहुत ज्यादा दूर है, उस केस में क्या बनता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। डन। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या उसको शॉर्ट में बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पता है कि पोजीशन की वजह से आती है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बट इसमें क्या लगा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा है, विद्युत लगा है। तो अब क्या बताओगे? सो सिंपल है इसकी डेफिनेशन। क्या करोगे? चार्ज प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा मैं नहीं डिफाइन कर सकता, अनडिफाइंड कंडीशन है, इसलिए मैंने बोल दिया कहां पर है? अनंत पर है।
आवेश कहां पर उपस्थित है, अनंत पर उपस्थित है, और उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में, है ना, विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, जी हाँ, आप उसको वहां से उठाओगे और उठाकर लेकर आ रहे हो, तो लेकर आने में क्या होगा, वर्क डन होगा, कार्य होगा। उस कार्य करने में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी को क्या बोला जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इन शॉर्ट आप देखिए हो क्या रहा है, उस चार्ज की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। पहले कहां था वो, ए पर था, अब वो कहां पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। तो पोजीशन में चेंज हो रही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। बट आप उठाकर किसको ला रहे हो, किसकी पोजीशन बदल रहे हो, तो चार्ज की पोजीशन बदली जा रही है। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य में जो ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो बहुत आसान फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के फॉर्मूले से भी आ जाता है। अब आप फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हो, U इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R जाते रहा, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर देखिए क्या, Q1 Q2 अपॉन R। जी हाँ, ये आ गया क्या, चार्ज, ओ सॉरी, चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्या, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये रहा उसका फॉर्मूला। दो चार्ज रखने हैं, एक रेडियस, ये रेडियस भी नहीं है, इसको रेडियस नहीं बोलना, सॉरी माय मिस्टेक, रेडियस नहीं होगी, ये क्या होगी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। क्या होगी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जितनी डिस्टेंस पर आप उसको लेकर आए हो। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल सारी चीजें है। यूनिट डायमेंशन आप जानते हैं, एनर्जी है तो यूनिट किस में होगी इसकी, जूल में होगी। जी हाँ, फिलहाल तो जूल में है, आप चाहे तो इसको और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सिंपल, पहला स्टेटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है ये, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई। जी हां, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे बहुत सारी यूनिट होती है, लॉट्स ऑफ यूनिट्स होती है, उसमें सबसे छोटी यूनिट किसकी, एनर्जी की, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वोल्ट से कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल की इमेज बन रही होगी कि विभव आ रहा होगा, है ना, तो हाँ उसी विभव का वोल्ट है वो। और इलेक्ट्रॉन तो आप भली भांति जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। सो इसकी एक वैल्यू निकलती है, क्या वैल्यू होती है, 1 eV। क्या होता है, 1 eV, E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर वोल्ट। कैसे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल e और कैपिटल V के साथ, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी के बराबर क्या है, ऊर्जा है, उसी के बराबर क्या है, ये ऊर्जा है ना। सेम टू सेम, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। बस रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा की इकाई है, इसलिए यहाँ पर यूनिट भी किसकी आनी चाहिए, ऊर्जा की आनी चाहिए, जूल। अगर आपको अर्ग में चाहिए तो आप क्या करोगे, हमने पढ़ा है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻7 क्या होता है, अर्ग होता है। +7 होता है या -7 होता है, जरा ध्यान से बताएं। +7 होता है क्योंकि अर्ग सीजीएस छोटी यूनिट है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब उस 7 अर्ग को कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की जगह कितना आ जाएगा 10⁻7 अर्ग। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻12 अर्ग। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में एक छोटी सी बात, क्या कि ये छोटी सी ही यूनिट भी है, किसकी, ऊर्जा की, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। आप जूल में भी बता सकते हैं, आप अर्ग में भी बता सकते हैं। रिलेशन याद रखिएगा, आगे के आने वाले चैप्टर में भी ये काम आता है, खास करके जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन फोटोन के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाली जाती है। तब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। उसके लिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दैट, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनर्जी का एक और फॉर्म होता है कॉल्ड क्या, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा के लिए एक और चीज पूछी जाती है जिसको बोलते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। क्या बोला जाता है इसको, ऊर्जा घनत्व। वैसे तो डायरेक्ट लिखा है एनर्जी डेंसिटी, बट इसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग निकलती है। इसको क्या बोलते हैं कि इकाई आयतन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। अब कौन संचित कर रहा है, तो कंडक्टर, चालक, चालक के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसका ऊर्जा घनत्व। कि उस कंडक्टर ने कितनी डेंसिटी के साथ एनर्जी को रखा हुआ है, कितनी डेंसिटी के साथ एनर्जी को रखा हुआ है। जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एनर्जी डेंसिटी। कैसे पता चलेगी कि उसके इकाई आयतन में, जैसे कंडक्टर तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो क्या लेंगे, उसका एक यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे। इस यूनिट वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट होगी, एनर्जी प्रेजेंट होगी। उसी को बताना है कि इस इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा उपस्थित है। ठीक है, क्या क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो मैं लाइन लिख लेता हूं, है ना। क्या, एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा। क्या, इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। मींस यू ई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ। देखिए जो एनर्जी लिखने का पैटर्न होता है वो पता होना चाहिए। क्या है पैटर्न, हाफ लिखा जाता है, फिर एक कांस्टेंट लिखा जाता है और वेरिएबल का स्क्वायर लिखा जाता है। जी हाँ, हाफ, कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर, ये हमेशा से चलता है पैटर्न, भूलना नहीं। बट रिमेंबर दैट ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं वायु या निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता, और ई क्या है, ई इज द
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इजीली आप क्या कर सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो या डायमेंशन निकाल सकते हो। रिमेंबर दैट, यूनिट निकालने जाओगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिए इसकी इकाई चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे कौन आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व अलग होते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, घनत्व बोला तो पर यूनिट वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नीचे क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। ओके क्या, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये था इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो उसका इफेक्ट होता है, किस प्रकार से वैरी करता है, और किस किस कंडक्टर में आप इसको सॉल्व करोगे या पढ़ोगे, जिनके न्यूमेरिकल सामने आएंगे, वो सारी चीजें डिस्कस की है। अब करना क्या है, इस चैप्टर को देखिए, समझिए। इसका एक सार ये है, आप जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रखोगे इस चैप्टर के, आपसे उतने ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी से ज्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ फॉर्मूले ही है सारा कुछ, क्योंकि आप जानते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं मैक्सिमम टाइम, और वो न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेंगे जब आप क्या करोगे, सारे फॉर्मूले याद रखोगे। तो क्या करना है आपको, सारे फॉर्मूले को एक दो बार अप्लाई करके देखना है, याद करना है, बार बार लिखना है ना। जब अप्लाई कर जाओगे तो आप भी समझोगे उसकी इंपॉर्टेंस को, और फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डाइपोल, और डाइपोल के बाद फिर देखेंगे डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करती है, या उसका इफेक्ट कैसा होता है। अभी तो नॉर्मली देखा हमने, किसमें देखा, पॉइंट चार्ज की वजह से, कि एक पॉइंट चार्ज होगा जिसको बोलते हैं बिंदु आवेश, वो बिंदु आवेश किस प्रकार से प्रभाव दर्शाएगा। अब डाइपोल आ जाएगा, डाइपोल मतलब जहां आपके पास दो प्रकार के चार्ज हो जाएंगे। डन, ठीक है, तो एंड करते हैं इसी के साथ क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।